पहले इसकी एनिमेशन देखो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्टिर्लिंग इंजन वर्क कैसे करता है। देखो स्टिर्लिंग इंजन में क्या है, आप एक ही गैस को बार बार यूज करोगे। इंटरनल कंबशन इंजन में तो आप क्या करते हो, बाहर से गैस लेते हो, इनटेक करते हो, उसको जलाते हो, फिर एग्जॉस्ट कर देते हो। बट स्टिर्लिंग इंजन में ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई एक्सप्लोजन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। उसमें सिंपल आपकी एक ही गैस बार बार यूज होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये एक आपको पिस्टन दिख रहा है और ये एक सिलेंडर दिख रहा है। इसको बोला जाता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। एक छोटा सा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपको यहां भी दिख रहा है। अब होगा क्या, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसके अंदर एक गैस होगी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी गैस को मैं टेम्परेचर देता हूं तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? किसी गैस को आप हीट देते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ने से उसका रैंडमनेस बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। बहुत बढ़िया। ऐसा ही मैं उल्टा बोलूं, अगर किसी प्रेशर में से हीट बाहर निकाली जा रही है तो उसमें इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है और प्रेशर कम हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक गैस डाल दी। अब मैं यहां से मैं हीट कर रहा हूं और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बर्फ का गोला रख दिया यहाँ पे। ये बर्फ का गोला क्या कर रहा है, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है और यहां से मैंने हीट देनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, अगर मैंने हीट देनी स्टार्ट की तो हुआ क्या, यहाँ पे हीट देनी स्टार्ट की तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने से यहाँ पे प्रेशर बढ़ा इस पिस्टन के नीचे, और जैसे ही वो प्रेशर बढ़ा इसने इस पिस्टन को ऊपर की तरफ को उठा दिया। अब जैसे ये पिस्टन ऊपर की तरफ को उठा, इसके ऊपर ठंडी एयर है, वो हो जाएगी कंप्रेस। क्लियर, देखना। आपने जैसे ही आपने हीट यहाँ पे दी, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज किया, और प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से क्या हुआ, गैस अपने आप में एक्सपैंड होने की कोशिश की और यहाँ पे स्ट्राइक किया पिस्टन को, और पिस्टन ऊपर की तरफ को उठा। अब जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ को उठा, उसने इस वाली एयर को, जो अंदर गैस है उसको कंप्रेस कर दिया। यहां तक क्लियर है सभी को, यस और नो? देखिए, सबसे पहले जब आपने यहां से हीट दी तो अंदर की गैस का प्रेशर इंक्रीज हुआ, उसने इस पिस्टन को मूव करवाया अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो यहाँ पे ये जो गैस है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, वो कंप्रेस हुई। कंप्रेस होने के बाद क्या हुआ, ये जो आपको कनेक्टिंग रोड्स दिख रही हैं, इनका कनेक्ट करने का एक मेथड है, वो ऐसा कि जब ये 180 टर्न देगी तो ये 180 टर्न नहीं देगी। ये 180 टर्न कब देगी, आफ्टर मोमेंटम। मतलब 180 डिग्री घुमा दिया, उससे अगला 180 डिग्री ये घुमाएगा। अब होगा क्या, जब आपने यहाँ पे हीट दी तो प्रेशर ही बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो पिस्टन ऊपर मूव कर गया और इसको कंप्रेस कर दिया। अब होगा क्या, जब ये हीट आपने बाहर निकाल ली, जब ये वाली अंदर जो हीट आपने दी है बाहर निकाल ली किसी मेथड से, तो गैस कूल हो जाएगी। और गैस कूल हो गई तो होगा क्या, गैस कूल होने पर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी, और दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, अपवर्ड गैस जो कंप्रेस आपने की थी वो इसको पुश करेगी नीचे की तरफ। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। पहले हीट दी, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज किया तो पिस्टन मूव कर गया। अब पिस्टन ऊपर मूव कर गया तो यहाँ ये कंप्रेस हो गया। क्लियर? अब कंप्रेस होने के बाद अगला हुआ क्या, जब आपने ये हीट बाहर निकाल ली, अब वो हीट कैसे बाहर निकाली होगी वो मैं जब बिल्कुल डिटेल में स्टिर्लिंग इंजन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यहां से हमने हीट बाहर निकाल ली तो क्या हुआ, अब यहाँ की जो हाई प्रेशर गैस है वो लो प्रेशर गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऊपर आपने पहले से कंप्रेस कर रखा है, अब वो इसको नीचे की तरफ को पुश करवा देगा। बस यही वापिस वापिस होता रहेगा और एक साइकिल हमारा कंप्लीट रोटेशन में आता रहेगा। हाँ जी मोहित बोलिए, किसी को कोई डाउट है बताओ। ये जस्ट एनिमेशन दिखाने के लिए एक सेपरेट हीट और सेपरेट कूल मैकेनिज्म आपको दिखाया है।
बट जब हम इस इंजन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा हीट निकाली कैसे जाती है और हीट दी कैसे जाती है। सबसे पहले हीट दी, हीट देने पर नीचे की गैस प्रेशराइज हुई, उसने पिस्टन को ऊपर उठा दिया। पिस्टन को ऊपर उठा दिया तो छोटे वाला पिस्टन और बड़े वाले पिस्टन के बीच में जो गैस है वो कंप्रेस हो गई। अब दोबारा से हीट बाहर निकाल ली। अब ऊपर जो कंप्रेस्ड हीट थी वो क्या करेगी, दोबारा उसको नीचे दबा देगी। फिर से हीट देंगे, फिर से गैस एक्सपैंड करेगी और वो ऊपर की तरफ को जाएगी। और ऊपर को तरफ जाने के बाद फिर से अपवर्ड जो कंप्रेस्ड गैस है वो अब अगला स्ट्रोक मारेगी, क्योंकि हमने हीट बाहर निकाली होगी किसी मेथड से। बस ये कंटिन्यूसली यही चलता रहेगा। ये मेरा पिस्टन था, इसके अंदर ये 4 गैस के मॉलिक्यूल थे। मैंने जैसे ही इसको हीट दी तो क्या हुआ, इनकी रैंडमनेस बढ़ गई। रैंडमनेस बढ़ने से ये आपस में स्ट्राइक करने लगे। आपस में स्ट्राइक करने लगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी। इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो प्रेशराइजेशन, मतलब जैसे ये इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो पिस्टन के यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, ये यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं। और जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं तो पिस्टन ऊपर की तरफ को उठता है। और पिस्टन ऊपर की तरफ को उठता है तो मैक्सिमम पिस्टन यहाँ तक आएगा टॉप डेड सेंटर पे। तो जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ को आया तो ये क्या हुआ, इसने जो हीट दी थी वो वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट करवा दी। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सर टेम्परेचर देने पे वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होता है, समझ गए सभी? मेरे को ये बताओ, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, ये होता है या नहीं होता? अब मैं आपको बोलूं सेम फोर्स अगर आपको रखना है, अगर सेम फोर्स रखना है, एरिया छोटा कर दो तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपके पास ये पिस्टन है और जब आपने इसको हीट दी, हीट देने पर क्या हुआ, ये पिस्टन के यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल थे, हीट होने पर ये पिस्टन को एक्सपैंड कराने की टेंडेंसी रखते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है, क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ये प्रेशराइज्ड होंगे तो पिस्टन को ऊपर उठाएंगे ही उठाएंगे। अब जब पिस्टन ऊपर उठा, यहां तक गया मैक्सिमम पिस्टन, तो ये वाली एयर या ये वाली जो गैस है वो कंप्रेस हुई। अब जैसे ये कंप्रेस हुई, इस पिस्टन की मूवमेंट भी कैसी थी, इसको कंप्रेस करने वाली। तो जब ये पिस्टन मैक्सिमम ऊपर की डायरेक्शन तक आ चुका है तो ये एयर हो चुकी है कंप्रेस बहुत ज्यादा, और इस एयर ने अपना काम कर दिया है। यहां तक सभी स्टूडेंट मेरे साथ हैं? जब हम इस पॉइंट पे हैं तब तक बड़े वाले पिस्टन ने अपना काम कर दिया है, ये पिस्टन ऊपर तक आ चुका है और ये कंप्रेस हो चुका है। अब दूसरा क्या हो रहा है इसके बाद, जब आपने हीट दी उसके बाद ये पिस्टन यहां तक पहुंच गया। अब ये जितने भी गैस के मॉलिक्यूल थे अब ये बिल्कुल खुले खुले हो गए। अगर ये बिल्कुल खुले खुले हो गए तो इनके अंदर जो एनर्जी थी पिस्टन को ऊपर उठाने वाली अब तो खत्म हो चुकी है। अब इनके अंदर तो है नहीं, इन्होंने खाना खाया और काम कर दिया। अब इनको दोबारा खाना खिलाना पड़ेगा तभी काम करेंगे ये। तो अब पिस्टन जब यहां था तब इनके अंदर तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है कुछ और करने की। क्लियर? अब इसके ऊपर जो आपने एयर कंप्रेस कर रखी थी, इसके ऊपर जो एयर कंप्रेस कर रखी थी, प्लस इन मॉलिक्यूल्स के पास जो रहती थोड़ी सी हीट रह चुकी होगी, उस हीट को भी मैं बाहर निकाल लूं किसी मेथड से, तो क्या हुआ, इनकी एनर्जी तो और ज्यादा वीक हो गई। अगर इनकी एनर्जी और ज्यादा वीक हो गई और ऊपर कंप्रेस गैस भी है जो इसको कंप्रेस कर सकती है, अब तो ये पिस्टन नीचे की तरफ को आएगा। और जैसे ये पिस्टन नीचे की तरफ को आएगा मैक्सिमम यहां तक पहुंच जाएगा वापिस अपनी उसी पॉइंट पे। अब क्या होगा, अब दोबारा से हीट देंगे तो फिर से पिस्टन ऊपर की तरफ को जाएगा और इसको कंप्रेस करेगा। और जब पिस्टन यहां तक पहुंच चुका होगा तो अब इसकी दोबारा से एनर्जी बहुत लो हो चुकी है। अब दोबारा से एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो चुकी है तो जो आपने पहले कंप्रेस की थी अब इसके पास ज्यादा ताकत है एज कंपेयर टू इंटरनल, तो ये दोबारा दबाएगा पिस्टन को, फिर दोबारा पिस्टन नीचे आ जाएगा। हुआ क्लियर? जब आपका पिस्टन यहां से यहां तक जा रहा है, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, तब आप हीट दे रहे हो, और जब दूसरे से पहले पॉइंट तक आ रहा है तब आप हीट निकाल रहे हो इसमें से। आप एक बात बताओ, जब आपको मैंने ये पढ़ाया था कि सोर्स से आपने हीट ली और हीट इंजन
और यहाँ से सोर्स से आप सिंक में आपने हीट डाली, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या था, जब आपको वर्क डन मिल रहा था तो यहाँ से आप हीट निकाल रहे हो बाहर, यहाँ से आप हीट अंदर डाल रहे हो। तो ये जब हमने न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस की थी अपनी, तो हमने क्या देखा था कि Q1 और Q2 दोनों बहुत जरूरी हैं। अगर Q2 0 है तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको हीट बाहर निकालनी पड़ी ना, ये वाली, यस और नो? जी सर। हाँ, तो अगर आपकी हीट रिमूव हो रही है तभी तो इंजन वर्क करेगा ना कुछ। तो फिर सिंपल सी बात यह है कि हीट ऐड करोगे तो पिस्टन ऊपर की तरफ को जाएगा, हीट रिमूव करोगे तो पिस्टन दोबारा नीचे की तरफ को आएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब पिस्टन यहाँ होगा इस पॉइंट पे, तब यहाँ पे इस पिस्टन की हेल्प से यहाँ पे फोर्स लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि इसका एरिया छोटा है। एरिया छोटा होने पर सेम फोर्स के लिए इसको ज्यादा प्रेशराइज होना पड़ेगा, तभी ये पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करवाएगा, ठीक है। स्टिरलिंग इंजन पूरा मैं इसकी एफिशिएंसी ड्राइव करना सिखाऊंगा आपको आज। सर मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं हर चीज की। अब एक्सटर्नल कंबशन इंजन में आपने देख लिया क्या क्या है। इंटरनल कंबशन इंजन की थोड़ी सी मैं एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा, प्लीज इसमें आप डिटेल में मत जाइएगा। यहाँ पे एक आपको 2 स्ट्रोक इंजन दिख रहा होगा, जस्ट मेरे को आप 2 से 3 मिनट दीजिए। एक इंटरनल कंबशन इंजन है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे कंबशन हो रही है, इसको इंटरनल कंबशन इंजन बोला जाता है। इंटरनल कंबशन इंजन में आपको मैकेनिज्म दिखेगा, जैसे ये आपको कनेक्टिंग रोड दिख रही है, कनेक्टिंग रोड आपके क्रैंकशाफ्ट को घुमाएगी, तो ये सारा मैकेनिज्म यहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी क्या क्या चीज है। सबसे पहले पिस्टन आपको दिख रहा है, एक कनेक्टिंग रोड आपको दिख रही है, और एक मूवमेंट दिख रही है। कोई फ्लाई व्हील की मूवमेंट भी हो सकती है, या क्रैंकशाफ्ट की मूवमेंट भी हो सकती है। तो सबसे पहले 3D व्यू में दिखा देता हूँ। 3D व्यू में ये स्पार्क प्लग है, अगर आपका ये पेट्रोल इंजन है तो। अगर ये डीजल इंजन होगा तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, एक डीजल का छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे, उसको इंजेक्टर बोलते हैं। और जहां पे कंबसन होती है उसको कंबसन चैम्बर बोला जाता है, और जहां से एग्जॉस्ट बाहर निकलती है उसको एग्जॉस्ट पोर्ट बोला जाता है। ध्यान में रखना, 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व होते हैं। क्लियर? ये अब ये पिस्टन है आपके पास, यही पिस्टन है जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और इसके साथ हमने कनेक्टिंग रोड को मूव किया है। अब ये एक पोर्ट है 2 स्ट्रोक इंजन में। 2 स्ट्रोक इंजन में इस पोर्ट को बोला जाता है ट्रांसफर पोर्ट। ये ट्रांसफर पोर्ट करता क्या है मैं बिल्कुल वर्किंग में समझाऊंगा, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं हर चीज की। ये है इनलेट वाल्व, यहां से एयर और गैस का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पिस्टन के अंदर आएगा। आएगा कैसे, क्या होगा, वो अगली क्लासेस में देखेंगे। अब ये आपको एक क्रैंकशाफ्ट दिख रही है, ये क्रैंकशाफ्ट का काम है गोल गोल घूमना। गोल गोल घूमेगा तभी आपका टायर गोल गोल घूमेगा, और तभी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्रैंकशाफ्ट कैसे कनेक्टिंग रोड के साथ कनेक्टेड है। जब आपका पिस्टन ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, 180 डिग्री मूव करेगा, तो ये गोल गोल घूमने की कोशिश करेगा। जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है आज। अब यहाँ पे देखो, एयर फ्यूल और एग्जॉस्ट, ये आपने इनलेट वाल्व यहाँ पे खुला हुआ है क्योंकि पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में है। ध्यान से देखना, पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में है, यहाँ पे इनलेट वाल्व खुला है, ये अंदर आ जाएगा। और जैसे ये अंदर आएगा, इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व को देखो ऊपर, एग्जॉस्ट वाल्व अब बंद है, और ये एग्जॉस्ट वाल्व अब खुला है जब पिस्टन नीचे आ गया है। अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे इनलेट वाल्व बंद होने की कगार पे है, और ऊपर जो एग्जॉस्ट है वो खुला हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, क्रैंकशाफ्ट धीरे धीरे गोल गोल घूमना स्टार्ट करेगा। जिसको डाउट आ रहा है अपने पास रखे, कोई बात नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है आज। अब यहाँ पे जो क्रैंकशाफ्ट आपकी गोल गोल घूमेगी, इस क्रैंकशाफ्ट को गोल गोल घुमाने की वजह से होगा क्या, टोटल 3 पोर्ट पे हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है तभी आपके पोर्ट बंद होते हैं और खुलते हैं। सिर्फ पिस्टन ही एक रीजन है जो पोर्ट को ओपन करेगा और पोर्ट को क्लोज करेगा। यहाँ पे इनलेट वाल्व आपको बंद होता हुआ दिख रहा है क्योंकि इसके आगे पिस्टन आ चुका है। जैसे इस पिस्टन को ऊपर की तरफ को मूव करोगे तो इनलेट वाल्व खुल जाएगा। अब अगर इनलेट वाल्व पूरी तरह बंद है तो देखो ऊपर ट्रांसफर वाल्व थोड़ा सा खुला हुआ है, तो क्या होगा, जो भी
एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो ट्रांसफर वाल्व से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर आ सकता है। क्लियर। अब ये पिस्टन का ऊपर का हिस्सा देखो कैसा है, यहाँ पे जैसे ही कंबसन होती है तो पूरे हर जगह यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, तो पिस्टन नीचे की तरफ को मूव करता है। यह एक ट्रांसफर पोर्ट है जो कि एयर फ्यूल मिक्सचर को इसके अंदर डाल देगा। अब ये पिस्टन जैसे ही ऊपर की तरफ को उठेगा, अभी देखो इनलेट वाल्व बंद है, ये थोड़ी देर में ट्रांसफर पोर्ट बंद कर देगा और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देगा। जहां तक मैक्सिमम ऊपर जाता है उसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, और जहां तक मैक्सिमम नीचे आता है उसको बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी, और इसी सिलेंडर के अंदर ही कंबसन होने वाली है, इसलिए इसको इंटरनल कंबसन इंजन बोला जाता है। बात आती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक छोटी सी बात कि इंटरनल कंबसन इंजन और एक्सटर्नल कंबसन इंजन में डिफरेंस क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, इंटरनल कंबसन इंजन में जो फ्यूल है वो वर्किंग सिलेंडर के अंदर लेके जाया जाता है। हमने देख लिया पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, यहां से एयर इन करेगी और पिस्टन मूव करेगा, तो सिलेंडर के अंदर कंबसन होगी। बट एक्सटर्नल कंबसन इंजन में क्या है, जो फ्यूल है वो बाहर ही बर्न करता है। ये देखो, ये फ्यूल है, तो ये इंजन है, इसके बाहर ही बर्न कर रहा है, यस और नो? यस सर। ठीक है, ये मेरा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, जो वर्किंग फ्लूइड है इंटरनल कंबसन इंजन में, वो या तो पेट्रोल हो सकता है, या डीजल हो सकता है, या गैस हो सकती है। कौन सी? जो हम गैसोलीन यूज करते हैं। क्लियर। बट जो वर्किंग फ्लूइड है एक्सटर्नल कंबसन इंजन में, वो स्टीम हो सकती है। क्लियर। अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, इस इंजन के अंदर आया क्या, स्टीम ही तो आई सिर्फ, और तो कुछ आया नहीं। बट अगर मैं 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक इंजन की बात करूं, जो कुछ ऐसा होता है, यहां से सबसे पहले कार्बोरेटर में पेट्रोल और एयर मिक्स होती है, और वो इनटेक में आता है, और यहाँ पे एग्जॉस्ट से बाहर निकलता है। तो इनटेक में क्या आ रहा है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर। बट यहाँ पे इनटेक में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टीम। जो यहाँ पे एक्सटर्नल कंबसन इंजन, इट रिक्वायर्ड द लार्ज स्पेस देन आईसी इंजन, और इंटरनल कंबसन इंजन रिक्वायर्ड लेस स्पेस। ये तो बहुत ऑब्वियसली आंसर है, क्योंकि अभी आपने देखा ट्रेन का इंजन कितना बड़ा था, यहाँ पे कंबसन चैम्बर था, यहाँ पे पिस्टन है। बट अगर आपकी बाइक की बात करूं, तो बाइक में तो एक छोटा सा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, वहीं पे सारा काम हो जाएगा। तो अगर मैं वर्किंग स्पेस की बात करूं, तो एक्सटर्नल कंबसन इंजन में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंटरनल कंबसन इंजन। क्लियर। आगे देखते हैं। स्टार्टिंग ऑफ आईसी इंजन इज वेरी इजी एंड क्विक, बहुत इजी आंसर था ये, और यहाँ पे थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए। इंटरनल कंबसन इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल कंबसन इंजन। अब देखो, एफिशिएंसीज बहुत तरह की होती हैं, थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक पावर एफिशिएंसी, इंडिकेटेड पावर एफिशिएंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी। ठीक है, ये सारी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एफिशिएंसी कहाँ कहाँ यूज होती है। ठीक है, भरोसा रखो, अभी मेरे से क्वेश्चन मत करना, ये वाला मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा हर एक चीज। द पावर डेवलप इन एन इंटरनल कंबसन इंजन पर यूनिट वेट ऑफ दीज इंजन इज हाई, बट पावर डेवलप एक्सटर्नल कंबसन इंजन पर यूनिट वेट लो। ये आपको हेल्प करेगा आपका आंसर देने में, ध्यान रखना। जो आईसी इंजन है उसका पावर टू वेट रेशो हाई होता है या लो होता है? Internal combustion engine does not require the boiler or other component, thus it is the light and the compact weight. यहाँ पे बॉयलर तो आपको चाहिए नहीं, बट यहाँ तो बॉयलर भी चाहिए, और आपको जो हीट ट्रांसफर करने की जो पाइपलाइन है वो भी चाहिए, तो इसलिए ये काफी हैवी इंजन होता है। अगर इंटरनल कंबसन इंजन की बात करूं तो इसकी एफिशिएंसी लगभग 35 से 45% होती है, और एक्सटर्नल कंबसन इंजन की लगभग 15 से 25%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रखा है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी एफिशिएंसी होती है एक्सटर्नल की और इंटरनल की, आपको बताना है।
35 से 45% इंटरनल की और 15 से 25% एक्सटर्नल की। अब फ्यूल कॉस्ट की बात करूं तो आईसी इंजन में, इंटरनल कंबशन इंजन में हाई होती है फ्यूल कॉस्ट, और फ्यूल कॉस्ट एक्सटर्नल कंबशन इंजन की बात करूं तो रिलेटिवली लो होती है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कैपिटल कॉस्ट से और फ्यूल कॉस्ट से, क्लियर? क्योंकि आप सभी को पता है आपका जो ये डीजल इंजन है जो वहां पे यूज हो रहा है आपका, वो किस लिए यूज हो रहा है? पावर डेवलप करने के लिए। और पावर डेवलप करने के लिए आपने अगर स्टीम यूज की है तो आप कोल भी यूज कर सकते हो, और कोल यूज करके आप अपने वाटर को गर्म कर सकते हो। तो वहां पे जो वो फ्यूल कॉस्ट है वो कम हो सकती है एक्सटर्नल कंबशन इंजन में। बट इंटरनल कंबशन इंजन में तो आपको पेट्रोल या डीजल ही यूज करना पड़ेगा, इसलिए उसकी कॉस्ट हाई है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया फ्यूल कॉस्ट का, तो बताना फ्यूल कॉस्ट हाई होती है किसकी? आईसी इंजन की। बट एग्जाम में क्वेश्चन आया कैपिटल कॉस्ट की, तो वो किसकी ज्यादा होगी? एक्सटर्नल कंबशन इंजन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कैपिटल कॉस्ट का मतलब हो गया, सबसे पहली बात आपने इस इंजन को स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे आपने कोयला यूज किया है, मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे आप एक ऐसा कंपोनेंट यूज करो जो डीजल से चलता हो, ठीक है? आपने डीजल से पानी को गर्म करना है, सपोज करो ऐसा कोई इंजन होगा। तो जब आपने डीजल यूज किया, इस डीजल से आपने क्या किया? हीट को प्रोड्यूस करवाया। अब हीट को प्रोड्यूस करवाने के बाद क्या हुआ? ये हीट ने पानी को गर्म किया। अब पानी को गर्म करने के बाद स्टीम बनी। अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि आपके पिस्टन को ओरिजिनली चाहिए था। तो एक बात बताओ, आईसी इंजन में ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है अगर, तो यहाँ पे अगर फ्यूल पेट्रोल और एयर दोनों है, पेट्रोल और एयर दोनों है, तो ये डायरेक्ट इसके अंदर आ रहे हैं, कंबसन हो रही है, पिस्टन अप और डाउन जा रहा है। बट यहाँ क्या हो रहा है? कितने स्टेप है आपके पास? सबसे पहले आपने फ्यूल यूज किया, इस फ्यूल से हीट जनरेट की, इस हीट से वाटर जनरेट किया, वाटर गर्म किया, वाटर गर्म करके स्टीम जनरेट की, इस स्टीम को जनरेट करके आपने पिस्टन को मूव करवाया। अब इस पूरे के दौरान आपको बॉयलर भी चाहिए, कंबसन चैम्बर भी चाहिए, जो पानी के लिए आपको कंटेनर चाहिए वो भी चाहिए, स्टीम भी जनरेट करवानी पड़ेगी, और स्टीम को मूव करवाने के लिए अलग पाइपलाइन भी चाहिए होगी जो कंबसन प्रोडक्ट को इधर उधर भेजेगा। अब इस पूरे के दौरान जो भी आपका फ्यूल यूज हो रहा है, वो पूरा फ्यूल इन सभी कंपोनेंट्स में जा रहा है। जो फ्यूल यूज हो रहा है उसकी एनर्जी इन सभी कंपोनेंट्स में जा रही है। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि कैसे। सबसे पहले फ्यूल पावर होती है, ये फ्यूल पावर सबसे बड़ी होती है। इस फ्यूल पावर से बनती है इंडिकेटेड पावर, और इंडिकेटेड पावर से बनती है ब्रेक पावर, और ब्रेक पावर ही वो पावर है जो आपको एक्चुअली में मिलती है। तो इस पूरे के दौरान जब डीजल आप फ्यूल यूज कर रहे हो, तो आपको इन सारे कंपोनेंट्स को मूव करवाना पड़ रहा है, इन सारे कंपोनेंट्स पे एनर्जी देनी पड़ रही है। तो इस पूरे कंपोनेंट को मिला के जो कॉस्ट यूज हो रही है उसको कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं। बट अगर मैं इंटरनल कंबशन इंजन की बात करूं, इसमें तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट सिलेंडर के अंदर आया, कंबशन हुई, पिस्टन ऊपर उठा, तो इसलिए इसकी कैपिटल कॉस्ट कम होती है एज कंपेयर टू दिस। और हमारी कम होती है और इसी इंजन में ज्यादा होती है। और कैपिटल कॉस्ट में क्या है? जब आप इसकी मेंटेनेंस करते हो, टाइम पे मेंटेनेंस करोगे, जब आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो उसके बाद इसकी सर्विस करवाओगे, तो सर्विस करवाने के दौरान जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी वो भी कैपिटल कॉस्ट में जाती है। ये आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कैपिटल कॉस्ट में क्या क्या होता है। तो कैपिटल कॉस्ट में आपका न्यू इंजन प्लस उसकी मेंटेनेंस प्लस उसका रखरखाव जो भी यूज होगा, ये सारी कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट में आएगी। और कैपिटल कॉस्ट में फ्यूल कॉस्ट भी होती है, कैपिटल कॉस्ट में फ्यूल कॉस्ट भी होगी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगी, उसकी रनिंग कॉस्ट भी होगी। जब ये सारी कॉस्ट को मिला दिया जाए तो कैपिटल कॉस्ट बनती है। हो गया क्लियर?